गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विपणन प्रबंध अर्थात मार्केटिंग मैनेजमेंट इसके बारे में अवधारणा उद्देश्य इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले विपणन प्रबंध जो है वो विपणन मतलब कि मार्केटिंग, तो इसकी कंसेप्ट क्या है उस पर आप विचार करेंगे। तो व्यवहार में विपणन को प्रायः प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति, योग्यता, पद, आवश्यकता, वातावरण इसके संदर्भ में समझने का प्रयास करता है। परंतु विपणन प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रत्येक उपक्रम का लक्ष्य विपणन कार्यों में ही निहित रहता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में विपणन व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है, अर्थात सभी व्यक्ति अपनी सेवाएं, अपने पास की वस्तुएं जो भी उसकी मांग बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और उसी को ही विपणन करके कहते हैं। चाहे वह व्यक्ति डॉक्टर हो, वकील हो, कृषक हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, तो यह व्यक्ति विपणन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और वर्तमान विपणन व्यवस्था का सीधा संबंध किसी उपक्रम के विकास व समृद्धि से जुड़ा हुआ है। और आधुनिक उत्पादन प्रणाली पूर्णतः विपणन केंद्रित अर्थात मार्केटिंग ओरिएंटेड है। तो इस प्रकार से विपणन को सामान्य अर्थों में हम बाजार व्यवस्था भी कह सकते हैं। अभी विपणन का अर्थ देखते हैं और कुछ परिभाषाएं भी देखते हैं। तो विपणन का अर्थ सामान्य शब्दों में हम विपणन को बाजार के नाम से संबोधित करते हैं। प्राचीन समय में विपणन शब्द सिर्फ क्रय एवं विक्रय इतनी ही तक ही सीमित था, परंतु आज विपणन ये जो शब्द है वो काफी व्यापक हो चुका है। वर्तमान में विपणन शब्द सिर्फ क्रय एवं विक्रय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्रय के पूर्व और विक्रय के पश्चात के सभी कार्यों को विपणन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अभी विपणन के अर्थ को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इनके जो परिभाषाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है पुरानी एवं संकुचित परिभाषाएं और दूसरी है नवीन एवं विस्तृत परिभाषाएं। विपणन की पुरानी एवं संकुचित जो परिभाषाएं है उसमें सिर्फ विपणन का आशय क्या है? वस्तुओं का क्रय विक्रय, अर्थात वस्तुओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो क्रिया है उसी को ही विपणन करके कहा गया है। पायले ने कहा है कि विपणन में क्रय तथा विक्रय ये दोनों क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो जो पुरानी या संकुचित जो परिभाषा है उसमें सिर्फ वस्तुओं का क्रय करना और उसको विक्रय करना, अर्थात वस्तुओं के उत्पादन के बाद उसको खरीदने के लिए उपभोक्ता तक उसे पहुंचाना और विक्रय करते ही एक जो क्रिया है वह समाप्त हो जाना, बस यहाँ तक ही विपणन का जो कार्य है वह निर्भर था। परंतु आधुनिक विचारधारा में विपणन का जो कार्य है वह और भी ग्राहक अभिमुखी हो चुका है। तो ये जो प्राचीन विचारधारा में सिर्फ क्या था, ये जो चित्र दिया है, तो विपणन की क्रिया प्रारंभ कब होती थी? जब वस्तुओं का उत्पादन होता था उस समय विपणन की क्रिया प्रारंभ होती थी। फिर उत्पादन के बाद वस्तुओं को वितरित कर दिया जाता था। वितरण मतलब कि जगह जगह पर वस्तुएं पहुंचाना। फिर उसके बाद विक्रय का कार्य होता था और विक्रय का उद्देश्य रहता था अधिकतम लाभ की प्राप्ति। और बस ये विक्रय कंप्लीट हो गया कि विपणन की क्रिया समाप्त हो जाती थी। और यह थी विपणन की प्राचीन या संकुचित विचारधारा। इस विचारधारा के अंतर्गत उत्पादन के पूर्व और विक्रय के बाद वाली क्रियाएं तथा सामाजिक उत्तरदायित्व इनको इन क्रियाओं में शामिल नहीं किया जाता था। और उत्पादक से उपभोक्ता तक माल पहुंचाना इतना ही कार्य विपणन का कार्य इसमें था। और ये जो प्राचीन अवधारणा थी वह सिर्फ विक्रेता अभिमुखी थी, सेलर ओरिएंटेड ही थी, अर्थात विक्रेता के ही दृष्टिकोण से इसमें विचार किया जाता था। और ये जो अवधारणा है वह समाज की इच्छा व मानसिक पहलू की उपेक्षा करती थी, अर्थात समाज की क्या इच्छा है, कहाँ क्या रुचि है, इस पर अनुसंधान कार्य नहीं होता था और मानसिक पहलू की यहाँ पे उपेक्षा की जाती थी, अर्थात मनोविज्ञान को ध्यान नहीं दिया जाता था। और ये जो प्राचीन अवधारणा है तो ये उस समय उपयुक्त थी जब उत्पादन कार्य ही महत्वपूर्ण था। विपणन कार्य को उस समय ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, विपणन कार्य नगण्य था। तो इस प्रकार से ये प्राचीन अवधारणा है, प्राचीन परिभाषाएं है। अभी विपणन की आधुनिक एवं विस्तृत परिभाषा। तो विपणन की विस्तृत परिभाषाएं कैसी है? ग्राहक अभिमुखी है, मतलब कि कंज्यूमर ओरिएंटेड है। और आधुनिक दृष्टिकोण से विपणन एक विस्तृत शब्द है और व्यापक अर्थ में विपणन के अंतर्गत वस्तुएं, सेवाएं के उत्पादन के पूर्व की क्रियाओं से लेकर विक्रय के बाद तक की क्रियाएं शामिल की जाती है, अर्थात उत्पादन से पूर्व की जो सभी क्रिया है ये भी शामिल होती है विपणन में, और विक्रय के बाद की क्रियाओं को भी विपणन के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। और इसी कारण से
विपणन में सभी क्रियाएं या सभी कार्य सम्मिलित किए जाते हैं जिनके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं को ज्ञात किया जाता है तथा मानवीय मनुष्य की संतुष्टि के लिए वस्तुओं का नियोजन करना, मूल्य निर्धारण करना, संवर्धन करना, वितरण करना, ये सभी कार्य इसमें आते हैं। और इसी कारण से ही विपणन में उपभोक्ताओं की रुचि पर ध्यान दिया जाता है। रुचि के अनुसार ही उत्पादन कार्य पर बल दिया जाता है, फिर विक्रय किया जाता है। विक्रय करने के लिए विज्ञापन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, पैकिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा, सेवाएं दी जाएगी, रहन सहन की प्रवृत्ति को जीवन स्तर उन्नत करने का प्रयास किया जाएगा, अनुसंधान पर ध्यान दिया जाएगा, विक्रय कला, विक्रय संवर्धन, भंडारण, ये सभी कार्य विपणन में शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आधुनिक विचारधारा है विपणन की। अभी विपणन के आधुनिक विचारधारा के लिए एक आधुनिक परिभाषा देखते हैं पॉल मुजूर एवं फिलिप कोटलर की। तो प्रोफेसर पॉल मुजूर ने कहा है कि समाज को जीवन स्तर प्रदान करना ही विपणन है। बिल्कुल महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो समाज को जीवन स्तर प्रदान करना विपणन का कार्य है। और प्रोफेसर फिलिप कोटलर ने कहा है कि विपणन मानवीय क्रियाओं का समूह है जो विनिमय प्रक्रियाओं के द्वारा आवश्यकता एवं इच्छाओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है। तो ये मानवीय क्रियाओं का समूह है विपणन, और ये इसमें विनिमय प्रक्रियाओं के द्वारा मनुष्य की जो आवश्यकता है, मनुष्य की जो इच्छा है, उनकी संतुष्टि के लिए जो भी क्रियाएं संपन्न की जाती है उसी को ही विपणन करके कहते हैं। तो अभी ये जो विपणन कार्य आधुनिक परिभाषा के अनुसार या आधुनिक अवधारणा के अनुसार विपणन का कार्य प्रारंभ कैसे होता है और समाप्त कब होता है उस पर विचार करेंगे। एक तालिका चित्र में दिया है। तो विपणन का कार्य प्रारंभ कब होगा? तो सबसे पहले तो विपणन का कार्य प्रारंभ करने के लिए हमें ग्राहक की रुचि की खोज की जाएगी। ग्राहक की रुचि, ग्राहक का इंटरेस्ट किसमें है उस पर ध्यान दिया जाएगा। ग्राहक के फैशन की भी खोज की जाएगी। फिर ग्राहक का सामाजिक रहन सहन कैसा है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद उत्पादन कार्य किया जाएगा। उत्पादन कार्य होने के बाद फिर वितरण पर ध्यान दिया जाएगा, अर्थात जगह जगह पे वस्तुएं पहुंचाई जाएगी। फिर वस्तुएं पहुंचाने के बाद पैकिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग प्रकार के ग्राहकों को सुलभ वस्तुएं उपलब्ध होने के लिए हमें पैकिंग पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। फिर विज्ञापन का भी आधार लिया जाएगा, अनुसंधान कार्य भी किए जाएंगे, विक्रय संवर्धन अर्थात विक्रय में वृद्धि होने के लिए और भी अन्य उपाय उपलब्ध होंगे, कराए जाएंगे। फिर विक्रय किया जाएगा और विक्रय होने के बाद भी ग्राहक संतुष्ट है कि नहीं उस वस्तु के उपभोग से, इस पर भी जांच होगी। फिर उसी से ही थोड़ा सा लाभ कमाया जाएगा और फिर और भी विक्रय पश्चात भी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी, तभी विपणन कार्य समाप्त होगा। अर्थात ये जो आधुनिक अवधारणा के अनुसार विपणन एक विस्तृत एवं बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है, ग्राहक केंद्रित प्रक्रिया है, और जिसमें उत्पादन के पूर्व से लेकर विक्रय के बाद तक की समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से उत्पादन के पूर्व से लेकर विक्रय के बाद भी जो भी सेवाएं हम देते हैं वो सभी को विपणन में शामिल किया जाता है। तो ये जो आधुनिक विचारधारा है उसके अनुसार ये विपणन का विस्तृत रूप स्पष्ट करती है। ये जो अवधारणा है वह ग्राहक प्रधान है, कस्टमर ओरिएंटेड है, और आधुनिक विचारधारा में व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है। इसमें क्रेता बाजार को महत्व दिया है, इसमें उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आवश्यकता, इसको विशेष महत्व दिया है। साथ में ये जो आधुनिक विचारधारा है ये बाजार, उपभोक्ता एवं उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाती है, और इस विचारधारा के अनुसार विपणन कार्य उपभोक्ताओं की इच्छा की खोज से प्रारंभ होकर उपभोक्ता की संतुष्टि के साथ समाप्त होता है, और उपभोक्ताओं की आवश्यकता व रुचि के अनुसार उस वस्तु की उपलब्धता तथा मूल्य निर्धारण पर इस परिभाषाओं में, इस विचारधारा में, आधुनिक विचारधारा में बल दिया जाता है। इस प्रकार से विपणन की आधुनिक विचारधारा। अब ये जो विपणन शब्द जो है उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, या तो ये जो क्रिया है, मार्केटिंग की प्रक्रिया है, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ इस पर भी ध्यान देंगे। तो ये जो क्रमिक विकास जो इसका हुआ है 15वीं सदी से पूर्व से ही प्रथम युग इसका प्रारंभ हुआ है। तो विपणन शब्द का प्रादुर्भाव एवं विकास क्रमशः हुआ है, और मानव सभ्यता के प्रारंभिक दिनों में व्यवसाय का पूर्ण रूप जो था, व्यवसाय का रूप में सिर्फ कृषि कार्य ही होता था, और मानव जीवन की संपूर्ण क्रियाएं कृषि एवं उपभोग पर ही सीमित थी। बचत तो उस समय बिल्कुल महत्वहीन थी,
और इसी कारण से वस्तुएं भी ज़्यादा उपलब्ध न होने के कारण विपणन वितरण इस संबंधी कोई भी कार्य नहीं होता था और विशिष्टीकरण का पूर्णतः अभाव उस युग में था। फिर उसके बाद दूसरा युग जो है 15वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक का जो युग है वह द्वितीय युग है। तो इस युग में वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई, मनुष्य ने भविष्य के लिए भी वस्तुओं का उत्पादन करना प्रारंभ किया और इसी से ही बचत करने की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिला और साथ में माल को एकत्र करने के कारण थोक व्यापार, अभिकर्ता, ऐसे शब्द, ऐसे जो व्यक्ति है उनका भी जन्म हुआ और 15वीं सदी से लगभग व्यापार व विपणन का प्रादुर्भाव हो चुका था और जिसका विकास 17वीं सदी तक धीरे धीरे होते गया। फिर तृतीय युग जो है वह 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक का है। इस युग में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने से भंडारण की समस्या उत्पन्न हुई, भंडारण गोदाम वहाँ पे उपलब्ध होना शुरू हो गया और उससे विज्ञापन और विक्रय कला का भी इसी युग में विकास हुआ और विपणन में विज्ञापन के नए नए आयाम भी इसी युग में 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक के युग में विज्ञापन के नए नए आयाम भी खोजे गए और 18वीं सदी के प्रारंभ से ही मशीनीकरण, औद्योगिक क्रांति हुई और उसके कारण विपणन व्यवस्था का नए ढंग से विस्तार किया गया। कारखाना प्रणाली का भी तेजी से विस्तार हुआ और 19वीं सदी में स्वचालित मशीनों ने भी कार्य करना प्रारंभ किया और जिससे उत्पादन की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई और उसका सीधा प्रभाव विपणन व्यवस्था पर पड़ा और बाजारों का विस्तार भी इसी 18वीं सदी 19वीं सदी से होना प्रारंभ हो गया। फिर उसके बाद चतुर्थ युग जो है 1900 से 1950 तक का युग जो है वह चतुर्थ युग। तो इस युग में वस्तुओं का उत्पादन पूर्णतः उपभोक्ता की रुचि पर निर्भर हो गया, अर्थात उपभोक्ता की रुचि किस पे है उस पर विचार करते हुए उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ। विपणन व्यवस्था पूर्णतः विकसित हो गई। इसमें विक्रय के स्थान पर वितरण शब्दों का प्रयोग होने लगा। वितरण के शब्द के अंतर्गत यातायात, संदेशवहन, भंडारण, क्रय, वस्तुओं का श्रेणीयन, बाजार सूचना, अनुसंधान, इन शब्दों का इस प्रकार के कार्यों का तेजी से विकास हुआ और विपणन के क्षेत्र में इसी युग को विकसित युग, डेवलप स्टेज करके कहा जाता है और इसी युग में कारखानों का पूर्णतः आधुनिकीकरण हुआ, विक्रय कला का विकास हुआ, नई नई तकनीक का प्रादुर्भाव भी इसी युग में हुआ और इसी युग में उपभोक्ताओं में रुचि, फैशन, आदतों में भी भारी परिवर्तन हुआ। पाश्चात्य देशों का प्रभाव पूर्वी राष्ट्रों पर तीव्र गति से पड़ा और इसी युग में अमेरिका, इंग्लैंड तथा फ्रांस जैसे राष्ट्रों में विपणन व्यवस्था पूर्णतः विकसित हो गई थी, जिसके प्रभाव से भारत भी अछूता नहीं रहा और उसी के देखा देखी भारत में भी विपणन करके जो क्रिया है, कार्य है, उसका प्रभाव होना शुरू हो चुका। ये चतुर्थ युग महत्वपूर्ण युग है और फिर वह भी वर्तमान वाला युग जो है पंचम युग है 1950 से लेकर वर्तमान तक। तो इस युग में प्रत्येक उत्पादक विपणन व्यवस्था है तो कंप्यूटर का, फैक्स का, अर्थात कंप्यूटराइज युग ये हो चुका है और यही कारण है कि प्रत्येक विद्यालय में भी कंप्यूटर की प्रारंभिक शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थियों को, प्रत्येक बच्चे को दी जा रही है और विपणन व्यवस्था में दलाल, एजेंट, इनका भी महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इसी कारण से कहा जाता है कि वर्तमान विपणन व्यवस्था पूर्णतः आधुनिक एवं कंप्यूटराइज है और इसीलिए इस युग में उपभोक्ताओं की संतुष्टि एवं रुचि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस विपणन दर्शन के अंतर्गत उपभोक्ता का स्थान सदैव महत्वपूर्ण माना गया है और इसीलिए उत्पादकों के द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि उपभोक्ता सदैव सही होता है। उपभोक्ता की संतुष्टि ही हमारा ध्येय है। उपभोक्ता कभी भी गलत नहीं करता। उपभोक्ता अर्थात क्रेता बाजार का बादशाह होता है और उपभोक्ता के सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक है। तो यही उत्पादकों के द्वारा ये सभी 5 कथन स्वीकार किए जाते हैं और इसी कथनों के द्वारा उपभोक्ता की संतुष्टि व रुचि के चारों ओर संपूर्ण विपणन व्यवस्था चक्कर लगाने लगी है और 1990 के दशक के पश्चात भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन की दिशा में भी काफी विस्तार होने के कारण विपणन प्रबंधन ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्थान ले लिया है और अब व्यापारिक जगत के अंतर्राष्ट्रीय विपणन प्रबंधन के कार्य भी तीव्र गति से किया जाने लगा है। इस प्रकार से ये आधुनिक विचारधारा को हमने अपना लिया है और विपणन की जो कार्य है, कार्यशैली है, उसमें विकास तीव्र गति से होने लगा है। अभी विपणन की पुरानी एवं नवीन विचारधारा में अंतर, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विपणन की पुरानी एवं नवीन विचारधारा में जो अंतर है तो वो अंतर लगभग 15-16 पॉइंट्स में बताया गया है। तो पुरानी विचारधारा और नवीन विचारधारा दोनों का वर्णन अभी आपने किया था। तो इन दोनों कंसेप्ट में क्या क्या अंतर है।
तो सबसे पहले तो पुरानी विचारधारा ओल्ड कंसेप्ट है, नवीन विचारधारा को हम आधुनिक विचारधारा कहते हैं। दूसरा नंबर है संकुचित है कि विस्तृत है। पुरानी विचारधारा संकुचित है, नवीन विचारधारा विस्तृत एवं व्यापक है। तीसरा पॉइंट है उपभोक्ता संतुष्टि। पुरानी विचारधारा में उपभोक्ता की संतुष्टि महत्वहीन थी, परंतु नवीन विचारधारा में उपभोक्ता की संतुष्टि महत्वपूर्ण है और सर्वोपरि है। सबसे पहले उपभोक्ता की संतुष्टि पर ध्यान दिया जाता है नवीन विचारधारा में। चौथे नंबर का पॉइंट है उत्पादन। तो पुरानी विचारधारा में उत्पादन के अनुरूप उपभोक्ता पर वस्तुएं थोप दी जाती थी, परंतु नवीन विचारधारा में पहले उपभोक्ता की रुचि फैशन पर ध्यान दिया जाता है, उसी के बाद ही वस्तु का उत्पादन करना पड़ता है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद आगे का पॉइंट है 5वें नंबर का उद्देश्य बोला गया है। पुरानी विचारधारा का उद्देश्य क्या है? वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाना, यही उद्देश्य है। परंतु नवीन विचारधारा का उद्देश्य है उपभोक्ता तक वस्तुएं पहुंचाने के साथ साथ उपभोक्ता की रुचि योग्य वस्तु और अन्य सुविधाएं भी प्रदान करना, यह उद्देश्य है। फिर 6वां नंबर है संचालन। पुरानी विचारधारा का संचालन किसके हाथ में है? उत्पादकों के हाथ में है, परंतु नवीन विचारधारा का संचालन उपभोक्ता के हाथ में है। 7वें नंबर का पॉइंट है लाभ। पुरानी विचारधारा में विपणन का प्रमुख उद्देश्य है अधिकतम लाभ कमाना, परंतु नवीन विचारधारा में विपणन का जो उद्देश्य है वह है प्रथम सेवा फिर लाभ कमाना। फिर उसके बाद 8वें नंबर का पॉइंट है विपणन कार्य। पुराने विचारधारा में विपणन के अंतर्गत वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने से संबंधित जो कार्य है, जैसे कि उत्पादन, संग्रहण, वितरण व विक्रय, इतने ही कार्य संपन्न किए जाते थे। परंतु नवीन विचारधारा में वस्तुओं का उत्पादन के साथ साथ भंडारण, परिवहन, बाजार सूचना, वस्तुओं का श्रेणीयन, विपणन, वित्त, विज्ञापन, बाजार जोखिम, उपभोक्ता की रुचि, सामाजिक वातावरण, मांग, प्रतिस्पर्धा, शीघ्र सेवा, ये सभी कार्य नवीन विचारधारा में शामिल किए जाते हैं। अनुसंधान का कार्य करके अनुसंधान वाला पॉइंट 90 नंबर का। तो पुराने विचारधारा में विपणन में अनुसंधान का जो कार्य है वह महत्वहीन था, अनुसंधान की आवश्यकता उस समय महसूस नहीं होती थी, परंतु नवीन विचारधारा में अनुसंधान महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। बिना अनुसंधान के कोई भी उत्पादक उत्पादन कार्य करता ही नहीं है और वो अपने उत्पादन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। 10वें नंबर का पॉइंट है उपभोक्ता का महत्व। पुरानी विचारधारा के अनुसार विपणन क्रिया में उपभोक्ता महत्वहीन था, परंतु नवीन विचारधारा में उपभोक्ता को ही सर्वोपरि अर्थात महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर है 11वां पॉइंट सामाजिक उत्तरदायित्व। तो पुरानी विचारधारा में सामाजिक उत्तरदायित्व को कोई स्थान नहीं मिला था, परंतु नवीन विचारधारा में सामाजिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन करना ही क्या है, एक अपराध माना जाता है और उत्पादन व विपणन से संबंधित सभी जो नियम है उनका पालन करना अनिवार्य रहता है। फिर 12वें नंबर का पॉइंट है सावधानी का सिद्धांत। विपणन की पुरानी जो विचारधारा है उसमें उल्लेख था क्रेता सावधान रहे, परंतु नवीन विचारधारा में क्या है, विक्रेता सावधान रहे, यह सिद्धांत अपनाया जाता है। फिर है 13वां पॉइंट प्रधान। तो पुरानी विचारधारा को किसको प्रधान माना जाता है, उत्पादक को, परंतु नवीन विचारधारा में उपभोक्ता को ही प्रधान माना जाता है। केंद्र बिंदु कौन सा है, तो पुरानी विचारधारा में उत्पाद है केंद्र बिंदु, परंतु नवीन विचारधारा में ग्राहकों की आवश्यकताओं पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है। साधन है 15वां पॉइंट। तो पुरानी विचारधारा में साधन कौन से थे, विक्रय एवं प्रवर्तन, परंतु नवीन विचारधारा का साधन है सुनियोजित विपणन क्रिया। और 16वें नंबर का पॉइंट है लक्ष्य। पुराने विचारधारा में कौन सा लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था, विक्रय के द्वारा लाभ कमाना, परंतु नवीन विचारधारा में जो लक्ष्य है वह है ग्राहक संतुष्टि द्वारा लाभ कमाना। तो इस प्रकार से पुरानी विचारधारा एवं नवीन विचारधारा विपणन की इसका आपने आज अध्ययन किया है। तो इस प्रकार से विपणन क्या होता है, उसका आशय, दोनों प्रकार की पुरानी एवं नवीन विचारधारा का क्रमिक विकास और इन दोनों के बीच में अंतर, इसका आपने अध्ययन किया है। तो इसको ठीक से पढ़ना है, समझना है, तो तभी विपणन की प्रक्रिया अर्थात मार्केटिंग क्या होता है इसका आप ठीक से अध्ययन कर पाओगे।